नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स 2020 के राज्य व्यवस्था संबंधी प्रश्नों पर। उसमें हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, तथ्यात्मक स्वरूप क्या होता है, उसका किस प्रकार से विश्लेषण कर हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये यूपीएससी की बहुत विशिष्टता है कि वो कोई प्रश्न देते हैं और उस प्रश्न में कभी कभी चारों ही ऑप्शन ठीक होते हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है, चारों में से सर्वश्रेष्ठ होता है। उसको उत्तर के रूप में हमको चिन्हित करना होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले उसका पूरा विश्लेषण किया जाए, चारों ऑप्शन को पढ़ा जाए। हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा हो, लेकिन चौथा विकल्प उन सभी को अपने अंदर समाहित कर रहा हो। और जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं उनमें ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्नों का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा इस बार राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से घुमाया गया, सामान्य भाषा में कहें तो, या एक बहुत अच्छी समझ, अच्छी तैयारी वाला छात्र कितनी आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर करने में सक्षम है। तो यहाँ पे हम संभावित उत्तर की चर्चा करते हुए विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि किसी राज्य विधानमंडल का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है और उसे 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उचित प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ पे एक अलग तथ्य नजर आता है, जो मतदान के लिए योग्य हो। तो दोस्तों, जो मतदान के लिए योग्य हो, इसका मतलब आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। लेकिन यहाँ पर मंत्री बनाने के लिए कितने आयु का प्रावधान होना है? 25 वर्ष। क्योंकि आप विधानसभा के सदस्य बनेंगे 25 वर्ष की उम्र में, तभी आप जो है मंत्री पद प्राप्त करेंगे। चलो, यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बात ठीक है, लेकिन अगर इस बिंदु के ऊपर ध्यान से इसको पढ़ा जाए तो ये ऑप्शन, ये जो कथन है, ये गलत नजर आ रहा है। क्योंकि मतदान के लिए योग्य बता रहा है, यानी 18 वर्ष का व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए, भले ही वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर यह बात ऐसा बता रही है कि संभवतः ये गलत है। लेकिन हम अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया और उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। यहाँ पे ये तथ्य गलत नजर आ रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर वह निरर्हत नहीं होता है, स्थायी तौर पर नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनप्रतिनिधि अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत यदि किसी को 2 वर्ष की सजा मिलती है, 2 वर्ष की सजा, न्यूनतम अधिकतम 2 वर्ष, 2 वर्ष से कम है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर 2 वर्ष की सजा है, 2 वर्ष की सजा के बाद, सजा भोगने के बाद वो भविष्य में 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन यहां पर यह कथन कह रहा है चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर वह अयोग्य हो जाता है। यह कथन पूरी तरह से गलत नजर आ रहा है, यह कथन पूर्णतया गलत नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे यह हमको सही नजर आ रहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किंतु चलो इस बात को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो मतदान के लिए योग्य है, तो यह कथन पूरी तरह से सही नजर आ रहा है। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि एक बार ऐसा मामला बिहार में हुआ था, संभवतः मैंने टीवी चैनल पे सुना है, ये पेपर में भी पढ़ा मैंने, कि एक बार क्या हुआ
बिहार में राबड़ी देवी सरकार थी और राबड़ी देवी सरकार में किसी एमएलए की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या होने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा और उनकी पत्नी एमएलए हो गई। एमएलए बनने के बाद उस महिला ने कहा कि मेरे बच्चे को मंत्री बनाओ, तो 12 वर्ष के बच्चे को मंत्री बनाने की बात आई। 12 वर्ष के बच्चे को मंत्री बनाया गया। तो 12 वर्ष का बच्चा मंत्री बनाया गया तो अपोजिशन वालों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने नाबालिग को मंत्री कैसे बना दिया, नाबालिग को मंत्री कैसे बना दिया। तो यहां पे जवाब आया, उनकी तरफ से जवाब आया, सरकार की तरफ से जवाब आया कि संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि नाबालिग को मंत्री नहीं बना सकते, नाबालिग को आप मंत्री नहीं बना सकते, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन राजनीतिक स्थितियों को बचा कर रखें। संविधान निर्माताओं के द्वारा जो वैकल्पिक प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, उन वैकल्पिक प्रावधानों के आधार पर ऐसी विपरीत स्थितियों में जो है व्यवस्था को संचालित किया जा सके, इसलिए प्रावधान बनाए गए हैं। आप इस प्रकार का कोई भी कार्य न करें। और बाद में उस बच्चे से त्यागपत्र दिलवाया गया और बाद में जो है त्यागपत्र दिलवाने के बाद जो है उसको मंत्री पद से हटाया गया। तो यहाँ पे यह बात मुझे बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। अगर यहाँ पे ये बात नहीं फंसती है तो यह उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो हम उत्तर में देख लेते हैं कि इसमें से उत्तर क्या निकलेगा, केवल एक। तो इसका जो सही उत्तर है, राइट आंसर है, वो है ए। जो मैंने आपको बिहार का उदाहरण बताया है, ऐसा मुझे संभवतः ध्यान आ रहा है, मेरे पास इस समय प्रमाण नहीं है, मेरे को ये ध्यान आ रहा है कि मैंने ये किसी न्यूज चैनल पे भी सुना है और किसी पेपर में भी इसको मैं पूरा एक मैंने लेख पढ़ा है। चलो नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? देखिए, इसको बिंदुवार क्रमबद्ध तरीके से समझिए कि यह क्या कहना चाह रहा है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? आदर्श की घोषणा करता है। सिंपल सी बात है, जो अधिकार मौलिक अधिकारों के माध्यम से, मूल अधिकारों के माध्यम से प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें प्रदान करने के लिए भविष्य कथन के रूप में नीति निर्देशक तत्व आदर्श के रूप में स्थापित किए गए। ये हम सामान्यतः पढ़ते हैं। ये यथार्थ विधियां हैं और यह आदर्शवादी विधियां हैं। यह यथार्थ विधियां हैं और यह आदर्शवादी विधियां हैं। तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्वों को आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से जान सकते हैं, संविधान निर्माताओं द्वारा भविष्य में आने वाली सरकारों को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया गया। यदि आप इन बिंदुओं के आधार पर कार्य करते हैं तो राज्य का स्वरूप, भारत का स्वरूप, राज्यों का स्वरूप लोक कल्याणकारी स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी उनको ये एक रास्ता दिखाया गया नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, आयरलैंड से प्रेरणा लेकर एक मार्ग दिखाया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब यथार्थ रूप में तो कौन थे? मूल अधिकार। और आदर्श रूप में कौन थे? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आदर्श रूप में वर्णित थे, उनका आदर्श रूप में वर्णन किया गया था। तो यहां पे बात है कल्याणकारी राज्य। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट संभवतः पहली बार अगर हम विषय पढ़ें तो मैकाइवर ने दिया था। पहली बार यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मैकाइवर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो भाग 4 में अगर स्पष्ट रूप से लोक कल्याण देखें तो इसका हमको स्पष्टीकरण किसमें प्राप्त होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 38 में। इसका पूर्ण विश्लेषण हमको किसमें प्राप्त होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 38 में पूरा विश्लेषण प्राप्त होता है। फिर है मूल अधिकार। भाई लोक कल्याण या कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है वह मूल अधिकारों में हमको प्राप्त होता है। मूल अधिकारों के अंतर्गत भी इसका जो है स्वरूप हमको प्राप्त होता है, इसका स्वरूप देखने को मिलता है। अनुच्छेद 15-16 सामाजिक समानता, अवसर की समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के अभाव की बात करते हैं। अवसर में भी, सामाजिक समानता में भी। आर्टिकल 21 के 86वें संशोधन के द्वारा जो निर्धारित किया गया उसके माध्यम से बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया। अल्पसंख्यकों द्वारा लिपि संस्कृति की रक्षा
और अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान 29 और 30 में प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां यह वास्तविक स्वरूप में प्राप्त होता है। यहां शब्द को पढ़िए, आदर्श घोषणा की बात की जा रही है। यहां पे यह वास्तविक स्वरूप में प्राप्त होता है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन इनको एक्टिवेशन मिल गया था, यानी मौलिक अधिकारों, मूल अधिकारों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य का एक्टिवेशन मूल अधिकारों में था। उद्देशिका की बात करें, अगर हम प्रियम्बल की बात करें, हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात करें, तो इसमें न्याय का आदर्श प्राप्त होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर बात की जा रही है 7वीं अनुसूची, बिल्कुल 7वीं अनुसूची में प्राप्त होता है। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो प्रविष्टि नंबर 22 और 23 को अगर पढ़ा जाए तो उसमें देखेंगे 23 और 24 को अगर पढ़ा जाए तो 23 और 24 में बीमे के प्रावधान हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। तो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप तो यहां भी वर्णित है, यहां भी वर्णित है, यहां भी वर्णित है, तीनों में, चारों में वर्णित है। लेकिन यहां पे कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा जो की गई है स्पष्ट रूप से वह हमको प्राप्त होती है किसमें? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत वह हमको प्राप्त होती है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उसे हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त, प्रश्न है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल जो अनाउंसमेंट हुआ है 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों का प्रतिबिंबित करता है, करते हैं, उनको प्रतिबिंबित करता है, करते हैं। देखिए कौन कौन से प्रावधान हैं जो 1948 की यूनिवर्सल घोषणा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक ह्यूमन राइट्स की जो घोषणा हुई थी, मानवाधिकार, जीवन जीने का अधिकार, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहां पर यह कह रहा है वह घोषणा हमारे संविधान के कौन कौन से भाग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे संविधान के कौन कौन से भागों को वह रिफ्लेक्ट करता है, या वो जो घोषणाएं हैं वह हमारे संविधान के इन तत्वों में किस किस में रिफ्लेक्ट होती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं, उनकी झलक देखने को मिलती है, उन्हें जो है समझा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें उद्देशिका। बिल्कुल उद्देशिका में प्राप्त होते हैं व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। जहां गरिमा शब्द आ गया वहां पर ह्यूमन राइट्स का व्याख्याकरण आ गया, तो यहां पे उद्देशिका में प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करें, अगर अगले पॉइंट के ऊपर बात करें तो यहां पे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किसमें प्राप्त होते हैं ह्यूमन राइट्स की स्थिति? आर्टिकल 39 के, आर्टिकल 39 के जो हमको निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अन्याय का शिकार उसको बनाया जाएगा, उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बाकायदा इस बात को जोड़ा गया है। फिर हम बात करें मूल कर्तव्य, क्या यह जो घोषणा है सार्वभौमिक घोषणा है, यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत प्राप्त होती है? बिल्कुल, यह मूल घोषणा का प्रतिबिंब मूल कर्तव्य में पाया जाता है। जैसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करे, यह उसका कर्तव्य बनता है, यह उसकी ड्यूटी बनती है, अपने कर्तव्य, अपने जो है व्यक्तित्व का विकास करे, और समाज के प्रति भी उसके उत्तरदायित्व निश्चित किए गए हैं, समाज के प्रति भी उसके उत्तरदायित्व निश्चित किए गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल जो घोषणा हुई थी यूएनओ के माध्यम से 1948 में, उसमें जो अधिकार वर्णित हैं उनका प्रतिबिंबीकरण यहाँ पे उद्देशिका में प्राप्त होता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी प्राप्त होता है, और मूल कर्तव्य के अंतर्गत भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारे अनुसार इसका उत्तर यह ठीक है, 1, 2, 3, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3 वह प्रतिबिंब इन तीनों में हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? देखो संवैधानिक सरकार का क्या तात्पर्य यह पूछा गया है इसमें। इन चारों में से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या लगाया जा रहा है? देखिए पहला पॉइंट है विधानमंडल द्वारा सरकार। विधानमंडल द्वारा सरकार, ये ठीक लग रहा है कि विधानमंडल के द्वारा सरकार, लेकिन यहां पे विधानमंडल के द्वारा सरकार की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक विशेषता होगी, संसदात्मक शासन प्रणाली की एक
विशेषता हो गई। फिर आता है लोकप्रिय सरकार। लोकप्रिय सरकार की अगर हम बात करें तो लोकप्रिय सरकार, संवैधानिक सरकार, कुछ अर्थों में यह मैच कर रहा है कि संवैधानिक सरकार लोकप्रिय सरकार, आंशिक रूप से मैच कर रहा है कि हाँ वह लोकप्रिय सरकार है। लेकिन लोकप्रिय सरकार का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। जैसे हिटलर की बात करें तो हिटलर की जो सरकार थी वह लोकप्रिय सरकार की कैटेगरी में थी, और कई बार तो मीडिया भारत की सरकार को यह कहता है कि अति बहुमत होने के कारण वह अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन यहाँ पे लोकप्रिय सरकार इसमें संवैधानिक सरकार में नजर नहीं आ रहा है पूरी तरह से। फिर आता है बहुदलीय सरकार। ऐसा नहीं है, संवैधानिक सरकार एक दल की सरकार भी हो सकती है। जैसे चीन में एक ही पार्टी है, एक दल है जो सबसे बड़ा है, एक दल के माध्यम से वही चुनाव हारता है, वही चुनाव जीतता है। ऐसा नहीं है कि और दल नहीं है, और दल हैं, लेकिन वहां पे जो व्यवस्थापिका की सीटें हैं उन व्यवस्थापिका की सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी वर्चस्व बनाकर रखे हुए है। तो एक पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है। तो बहुदलीय सरकार का अर्थ हम ये नहीं लगा सकते कि बहुदलीय सरकार जो है वह संवैधानिक सरकार होगी। एक दलीय सरकार भी हो सकती है, द्विदलीय सरकार भी हो सकती है। अगला ऑप्शन आता है इसमें सीमित सरकार। ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार मर्यादाओं में रहकर कार्य करती है। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आप जापान के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मनमाने तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है, आपके ऊपर बाउंडेशन है, आपके ऊपर लिमिटेशन है। तो जो सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से संवैधानिक सरकार को रिफ्लेक्ट करता है। तो संवैधानिक सरकार इससे परिभाषित हो रही है कि सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित होता है? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित होता है? यानी व्यादेशित का मतलब यहां पे विधान द्वारा निर्धारित। व्यादेशित का तात्पर्य है विधान द्वारा निर्धारित होता है। किसमें ये विधान वर्णित है, किसमें इस विधान का वर्णन किया गया है? तो ये बात बहुत सरल नजर आ रही है दोस्तों कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से वर्णित है। लेकिन इसको हम यूं समझ सकते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग किया गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग किया गया है। यह लंबे समय तो इसी प्रकार से चलता रहा, लंबे समय से इसी प्रकार से चलता रहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य भी करती रही। लेकिन 1973 में 1973 में सीआरपीसी जो 74 में लागू हुई थी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर के माध्यम से यह डिसाइड कर दिया गया कि जो कार्यपालक है वह न्यायपालिका का कार्य नहीं करेगा। यद्यपि ट्रिब्यूनल्स में बैठते हैं प्रशासनिक अधिकारी, कार्यपालिका न्यायिक दृष्टि से कार्य करते हैं, ट्रिब्यूनल्स में बैठते हैं, राजस्व मंडल में बैठते हैं, जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं उनके माध्यम से भी यह कार्य संपन्न करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है वह स्पष्ट रूप से हमको किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह हमको प्राप्त होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखिए निम्नलिखित, प्रश्न को समझिए एक एक शब्द को, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता के रूप में गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। संरक्षण किसमें समाविष्ट है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24 में वर्णन है इसका। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यहां हम बात करें 19 से 22, आर्टिकल 19 से लेकर 22। फिर हम बात करें संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें 5 मौलिक अधिकार, जिसमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 रिट जारी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32(2) में करता है, सब क्लोज 2 है उसका, और हाई कोर्ट उसमें अनुच्छेद 226 में करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, तो इसका वर्णन आर्टिकल 32 में है। फिर हम बात करते हैं समता का अधिकार,
तो समता का जो अधिकार है वह वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18। तो यहां पे जो अस्पृश्यता का संदर्भ वर्णित किया गया है वह अनुच्छेद 17 में वर्णित है। आर्टिकल 17 में उसका वर्णन किया गया है, 17 में वर्णन किया गया है। तो विच वन इज राइट? आई थिंक दिस इज राइट आंसर। इसमें जो सही उत्तर है वो होगा समता का अधिकार। समता का अधिकार, यह इसमें ठीक उत्तर नजर आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला जो पॉइंट है, देखिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इन कथनों में से जो कथन लिखे हुए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से सही हैं। देखिए, एमपी-लेड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में उपयुक्त हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, यह कथन सही है कि एमपी-लेड्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा मिलता है 1 साल का 5 करोड़ रुपया, अभी उसकी चर्चा करेंगे हम। तो एमपी-लेड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों, इनके ऊपर उसका खर्च किया जा सकता है, संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो यहां पे ये सही नजर आ रहा है कि यह सही है। अगला है, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित जो अंश है, निश्चित जो हिस्सा है, वह किस पर खर्च होता है? वह अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। यह कथन भी ठीक है, यह कथन भी सही नजर आ रहा है। 1 और 2। फिर आता है, एमपी-लेड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। नहीं, अगले साल के उसको अग्रेणित किया जा सकता है। यस, ये गलत है। अगला है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है। यहां ये बात बिल्कुल ठीक है कि वह जाता है और निरीक्षण करता है, और यह भी नियम है कि उसमें उसके साथ में एमपी साथ में होना चाहिए। तो यहां पे पहला, दूसरा और चौथा ये बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन को पढ़ें तो पहला, दूसरा और ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया ये 4। यहां पे पहला, दूसरा और चौथा सही है। यहां पे हम केवल अनुमानित तरीके से इसको पढ़ के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे हम कोई फाइनल की के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे 1, 2 और 4 ये ऑप्शन हमको बिल्कुल ठीक नजर आता है, पूरी तरह से सही नजर आ रहा है। यहां पे ये बात गलत है कि अग्रेणित नहीं कर सकते अगले वर्ष के लिए, नहीं, अगले वर्ष में जोड़ दिया जाता है उसको। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, पहली बात तो जानिए कि एमपी-लेड्स है क्या। यहां पर इसका कहेंगे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल जब प्रधानमंत्री थे उस समय की गई थी। उस समय क्या प्रावधान था कि सांसद के खाते में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया आता था। सांसद के खाते का मतलब है जन विकास के लिए जो पैसा काम करता था उसके लिए 1 करोड़ रुपया आता था। 1 करोड़ से इसका प्रावधान किया गया था। बाद में इस राशि को बढ़ाकर किया गया 2 करोड़, और यूपीए सरकार के द्वारा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए सरकार के द्वारा 2011-12 के सत्र में यह राशि बढ़ाकर कर दी गई 5 करोड़। यह राशि कितनी कर दी गई? 5 करोड़। तो 1 वर्ष में यह पैसा 2 टुकड़ों में आता है। 1 साल में यह पैसा 2 टुकड़ों में डाला जाता है और जिलाधिकारी के पास आता है, और एक नोडल ऑफिसर होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इसमें से किस प्रकार से पैसा खर्च किया गया वो पूरा हिसाब रखने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। अभी वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो अभी 2 वर्ष के लिए इसके ऊपर रोक लगा दी गई। अभी कोरोना वायरस डिजीज 19 के दुष्परिणामों को रोकने के लिए यह पैसा उसको दुष्परिणामों को रोकने के लिए खर्च होगा। जैसे वेंटिलेटर्स हैं या अन्य कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, उसके ऊपर खर्च होगा। तो 2 वर्ष का ये जो पैसा है ये लगभग बन जाएगा 7900 करोड़, 7900 करोड़ रुपया बन जाएगा, जो कि कोविड-19 के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के काम आएगा, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए पैसा काम आएगा। इसमें यह बात भी सही है कि इसमें से 15% पैसा शेड्यूल कास्ट क्षेत्र के लिए और 7.5% पैसा
एसटी क्षेत्र के लिए खर्च होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ 75 लाख रुपया तो एससी के लिए और 37.5 लाख रुपया जो है एसटी क्षेत्र के लिए इसे खर्च करने का प्रावधान है। तो यहां पे हमने बात की एमपी लेड्स के ऊपर, इस फंड के ऊपर जो एमपी के द्वारा खर्च किया जाता है। लोकसभा के सदस्य अपने क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह अपने राज्य में खर्च करते हैं, जिस राज्य से, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। और एक बात बताता हूं, सांसदों की सैलरी का 30% पैसा कट जाएगा कोविड-19 की समस्या को दूर करने के लिए प्रयासों के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए पैसा कटेगा। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की जो सैलरी है वो भी 30% काटे जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी तरह से कंफर्म हूं मैं, संभवतः राज्यपाल के ऊपर भी यह लागू है कि राज्यपाल जो हैं उनका सैलरी भी 30% कटेगा। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बात की, जो मैंने आपको तथ्य बताए इम्तिहान की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर हम केवल सहायता के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर अंतिम की के रूप में हम इसको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप 1, 2 और 4 समझेंगे। नेक्स्ट, अगले पॉइंट की बात करते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के संदर्भ में नहीं है, ऐसा नहीं है। यह राज्यसभा की विशेष शक्ति है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत, 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का जो पहल है वो राज्यसभा ही कर सकती है, समतुल्यता नहीं है। और 1966 में नई सेवा गठित की गई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विस इन इंडिया। पूरे भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति इस क्षेत्र में तो नहीं है। फिर है संविधान में संशोधन के विषय में, बिल्कुल ठीक ये नजर आ रहा है, लेकिन स्पष्ट करेंगे इसको। सरकार को हटाने के विषय में नहीं, सरकार को हटाने के विषय में राज्यसभा काम नहीं करती है, यहाँ पे लोक सदन काम करता है, लोकसभा काम करती है। सरकार को हटाने के विषय में तो ये इसमें जो है हटाने के विषय में यहाँ पर भी ये समान नहीं है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में नहीं, ये भी जो है लोकसभा का अतिरिक्त स्थिति है, यहाँ पे राज्यसभा का प्रावधान वो नहीं है, वो स्थिति नहीं है। तो यहाँ संविधान में संशोधन करने के विषय में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, संविधान में संशोधन करने के विषय में यह पूरी तरह से सही नजर आ रहा है कि संविधान में संशोधन करने के बारे में यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन के बारे में यहां पे लोकसभा मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि लोकसभा मनमानी करके किस प्रकार से कर सकती है? अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ज्वाइंट जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक स्थान के ऊपर बिठाया जाता है। यहां पे हो सकता है कि यहां इनकी तो सदस्य संख्या कितनी है? 245, और इनकी कितनी है? 543, 543 है। तो नेचुरल है, बहुमत इनका है, तो ये बहुमत से अपनी बात को निकाल लेंगे। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन के बारे में नहीं है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, 1961, 1978, 2002 में। तो संविधान संयुक्त बैठक का आयोजन करके लोकसभा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लेती है और विधेयक को पास करवा लेती है। लेकिन इसमें प्रावधान ही नहीं है, इसमें प्रावधान का वर्णन ही नहीं किया गया है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक नहीं होती। तो यहां पे लोकसभा राज्यसभा की तुलना में शक्तिशाली है या नहीं है वो पहलू नहीं है, लेकिन मनमानी नहीं कर सकती, मनमानी का व्यवहार वह प्रकट नहीं कर सकती। दूसरा पहलू हम आपकी जानकारी के लिए बताऊं, संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके, और दोस्तों 1 से लेकर 40 तक जो संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए थे वह पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुए थे। 41वां संविधान संशोधन विधेयक पहला ऐसा संविधान संशोधन विधेयक था जिसे पहले राज्यसभा में रखा गया, उसके बाद में वो लोकसभा में गया, उसके बाद में उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। अगर और हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा के मनमाने व्यवहार को रोकने की बात करें तो यहां हम एक बहुत सुंदर उदाहरण देख सकते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देख सकते हैं। 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक वह राज्यसभा के कारण रुका,
वह राज्यसभा के कारण रुका। और भी कारण रहे, भंग हो गई लोकसभा, अलग इश्यू रहा। और बात करें 44वां संविधान संशोधन विधेयक, 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 44वां संविधान संशोधन विधेयक जो राज्यसभा के पास भेजा गया विचार के लिए और उसे जो है पारित ही करना पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों की समान शक्ति का संदर्भ हम किस में समझ सकते हैं? संविधान में संशोधन करने के विषय में जान सकते हैं। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र किसी भी स्थान के ऊपर, किसी भी स्थान पे, खुले मैदान में, वृक्षों के नीचे टेंट लगवाकर या कहीं पर भी वह उसका आयोजन कर सकता है। दिस इज कंप्लीट राइट, एब्सोल्यूट राइट, पूरी तरह से यह सही है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जहां वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। अगला है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। नो, दिस इज रॉन्ग। प्रावधान नहीं करता है, 3 सत्रों का प्रावधान नहीं, किंतु सभी 3 सत्रों का चलना अनिवार्य नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान वर्णित नहीं है। फिर है, एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या, एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या की अगर बात करें, एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम जो संख्या है, उस न्यूनतम संख्या का जो संदर्भ है वो लिखा गया है, निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, जब संसद का चलना आवश्यक हो। यहां पे अगर हम बात करें तो यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। और यह बात भी बिल्कुल ठीक है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, यद्यपि विभिन्न समितियों के द्वारा टाइम बताया गया, समय बताया गया कि इतना समय होना चाहिए, सत्र का आयोजन इतने समय के लिए होना चाहिए। सत्र के आयोजन में करोड़ों रुपया खर्च होता है, लाखों रुपयों के तो पुष्प भी आ जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत बाउंडेशन कही गई, बाउंडेशन बताई गई कि सत्र का कार्य बिल्कुल ठीक प्रकार से हो। यहां पे कोई न्यूनतम संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन ये सुझाव आए सत्र का कार्य बहुत सुचारू तरीके से जन कल्याण में हो, इसके लिए जिसके पास प्रश्न आना है उस व्यक्ति का उपस्थित होना अनिवार्य होना चाहिए। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब प्रश्न आते थे, प्रश्न काल में उनके लिए प्रश्न आते थे, पूछे जाते थे अपोजिशन के द्वारा, वो विदेश पाए जाते थे। अनेक बार ऐसा होता था कि प्रश्न उनके नाम से होता था और वो विदेश में होते थे। तो यह तो समितियों के द्वारा आया कि एक वर्ष में इतने अंक होने चाहिए, लेकिन निर्धारित नहीं है जब संसद का सत्र चलना आवश्यक हो, यह निर्धारित नहीं है। तो यहां पे हमको बिल्कुल ठीक नजर आता है 1 और 3, यहां पे हमको उत्तर बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो 1 और 3 ये बिल्कुल ठीक है, 1 व 3। इसके अलावा एक बात और बताता हूं आपको, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर संसद का सत्र का आयोजन कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा राजस्थान अलवर के सरिस्का में 18 दिसंबर 1987 को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, दिल्ली से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट की बैठक का आयोजन जो है दिल्ली से बाहर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस उसके ऊपर सहमत हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 130 में यह बात वर्णित है। उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। आहूत यानी बुलाना, आहूत यानी बुलाना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 85 में इस बात का वर्णन किया गया है। तो यहां पे यह हमको ठीक नजर आ रहा है। एक तथ्य के साथ में जुड़े हुए तथ्यों को भी समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि अतिरिक्त तरीके से हम चीजों को समझ सकें, जान सकें। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व हो। नहीं, यह गलत है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व हो। सभी दलों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? विपक्ष तो होता ही है, विपक्ष की तो मुख्य भूमिका होती है। गठबंधन होना अलग बात है, लेकिन आपने तो शब्द प्रयुक्त किया है सभी राजनीतिक दलों का। संसद के सभी राजनीतिक दलों का तो फिर विपक्ष कहां रह जाएगा? यहां पे संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। यह कथन गलत नजर आ रहा है, यह गलत है। फिर अगली बात है, संसद सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, क्षमा चाहता हूं, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है।
ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बात का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75(2) 75 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में किया गया है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिपरिषद और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो संसद लोकसभा उसी का हिस्सा है, तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये बिल्कुल ठीक है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, बिल्कुल सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, लेकिन दोस्तों सरकार लोगों के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित नहीं होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ब्रिटेन की बात करें तो वहां की जो कॉमन सभा है उसमें मेजॉरिटी होना जरूरी है। भारत की बात करें तो भारत में जो प्रधानमंत्री है उसके बाद 272 का आंकड़ा होना जरूरी है 543 सांसदों में से, लोकसभा के सदस्यों में से। तो ये बात सही है, सरकार लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है नहीं, उनके द्वारा नहीं हटाई जा सकती। इसका मतलब ये हुआ नहीं हटाई जा सकती, क्योंकि 5 साल बाद जब टर्म पूरा होगा तभी हटेगी। उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भारत में हटने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह पहली बार हटाए गए थे अविश्वास प्रस्ताव से। वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पे सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा हटाई जा सकती है। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। फिर आता है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। नहीं, हटाई जा सकती है। मैंने अभी उदाहरण बताया, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। तो अविश्वास प्रस्ताव में 50 सदस्य पहल करते हैं, 10 दिन में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, वो एक अलग इशू हो गया। तो यहाँ पे हमको इस व्यवस्था के अंदर इस प्रश्न में जो राइट आंसर नजर आ रहा है वो है दोस्तों बी बिल्कुल ठीक उत्तर नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल सही है। संसद सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 11। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे? नहीं। नीति निर्देशक तत्व वैकल्पिक हैं। आप कोर्ट में ये ले जा नहीं सकते कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लिखा गया है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, मेरे राज्य में समान नागरिक संहिता नहीं है, तो न्यायालय से आप ये गुहार नहीं लगा सकते, न्यायालय के सामने प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकते कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ऐसा किया जाए। तो वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आर्टिकल 37 में लिखी गई है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। प्रवर्तनीय होंगे? नहीं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। अगली बात है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत यानी नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार सरकार कानून बनाने का कार्य करेगी, तो निश्चित बात है कानून बनाने को वह प्रभावित करेंगे। जैसे अनुच्छेद 36 कहता है, अनुच्छेद 36 जो है राज्य व राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। 37 नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य। 38 कहता है लोक कल्याण के अनुसार कार्य हो। 39 समान कार्य समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत। 41 में निशक्त वृद्ध बच्चों की सहायता। 42 कहता है प्रसूति सहायता। 43 कहता है राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया जाए। 44 समान नागरिक संहिता। 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रावधान थे, अभी 6 से 14 हैं, अब नया जो एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। इस प्रकार से 46 अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आर्थिक प्रबंधन। तो यहाँ पे हम जो नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं, निश्चित बात है इस भाग में वर्णित जो सिद्धांत है वो कानूनों के ऊपर प्रभावित होते हैं, निश्चित बात है उनका प्रभाव उसके ऊपर आता है। तो यहाँ पे सही नजर आ रहा है हमको। अगर हम देखें इसमें कि राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर हमको नजर आ रहा है 2 और 3, 2 और 3। तो 2 और 3 इसमें सर्च कीजिए तो हमारे पास ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 37 के अगर लैंग्वेज को देखा जाए, आर्टिकल 37 की लैंग्वेज को देखा जाए, तो नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय हैं, बिल्कुल ठीक है। शासन के मूलभूत हैं, शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में इनको अप्लाई किया जाएगा। विधि बनाने में ये सहायता प्रदान करते हैं, विधि बनाने में इनको लागू किया जाएगा। ये बात
आर्टिकल 37 के माध्यम से क्लैरिफाइड हो रही है। तो यहां पे सही उत्तर नजर आ रहा हमको डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। एक बात चारों ऑप्शन में इक्विवेलेंट है, संविधान का भाग 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 है। यहां पे चारों ऑप्शन में ये बात बिल्कुल इक्विवेलेंट हमको नजर आ रही है। अब आगे क्या लिखता है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। अगला है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। अगला ऑप्शन कहता है संविधान का भाग तो है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, संविधान का कोई अन्य भाग आंशिक रूप से नजर आ रहा है। लेकिन संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था 1960 में। 1960 में बेरूबारी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। बेरूबारी मामला क्या था, भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान की सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, नेहरू नून समझौता, और नेहरू नून समझौते के तहत बेरूबारी क्षेत्र और कूच बिहार का एक्सचेंज किया गया था। क्योंकि बेरूबारी और कूच बिहार में भारत में मुस्लिम क्षेत्र आ गया और पाकिस्तान में हिंदू क्षेत्र चला गया, तो उसका एक्सचेंज कर लिया गया ताकि विवाद समाप्त हो सके। यह कोर्ट में चैलेंज हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली गई सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह ली, वही सरकार की सलाह होती है। राष्ट्रपति ने सलाह ली कि क्या यह उचित है, क्या ऐसा किया जाना उचित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया कि अनुच्छेद 3 में यह बात कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि आप क्षेत्र सौंप दोगे, क्षेत्रों के सौंपने की कहीं पर भी कोई बात वर्णित नहीं है। आप संविधान में संशोधन करके ऐसा कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो 9 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इस कूच बिहार और बेरूबारी का जो एक्सचेंज था उसे लीगल स्वरूप प्रदान किया गया। तो यहां पे लीगल स्वरूप उसको दिया गया। लेकिन इस क्षेत्र को सौंपने से विवाद यह पैदा हुआ था कि अगर इस प्रकार से सरकारें क्षेत्रों को सौंपने लगी तो प्रस्तावना में जो एकता शब्द लिखा हुआ है, एकता शब्द के ऊपर क्या आघात नहीं हुआ? क्या एकता शब्द के ऊपर आघात नहीं हुआ? ये तो संविधान की एकता के ऊपर जो है आघात किया गया है। इस बात को लेकर विवाद था। तो संविधान में फिर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई, तो संविधान में संशोधन करके उसे लीगल स्वरूप प्रदान किया गया और यह निश्चित किया गया, यह निर्धारित किया गया। पहले तो यह था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इज नॉट अमेंडेबल। ये पहले कहा गया 1960 के बेरूबारी मामले में, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में, 1973 के अब तक की सबसे बड़ी पीठ, केशवानंद भारती मामले की पीठ जिसमें 13 न्यायाधीश थे, 7-6 से डिसीजन आया था उसका, उसमें कहा गया प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इज अमेंडेबल। प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः उसे संशोधित किया जा सकता है। तो यहां पे ये प्रस्तावना हमको प्रेरणा देती है। अगर कोई विवादित स्थिति पैदा हो तो हमारे लिए ये प्रेरणा का कार्य करती है, इंस्पिरेशन का कार्य करती है। तो यहां पे संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है। वह अन्य भागों से अलग अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं रखती है, वह प्रेरणा का काम करती है, हमको मार्ग दिखाने का काम करती है। कोई प्रश्न विवादित हो तो प्रस्तावना के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पे यह संविधान का भाग है, यह बिल्कुल सही उत्तर नजर आ रहा है हमारे प्रश्न नंबर 12 में। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर निकला वो है डी। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ब्यूरोक्रेसी का नेचर इन चार में से कौन से बिंदुओं में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला, सही है ये बात, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला। भारत की संसद में कानून बनता है, राज्यों के विधानमंडल में कानून बनता है। हम संसद की बात करें, संसद में कानून बनता है, कानून बनने के बाद एक मोटा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर सूक्ष्म कार्य करने का कार्य, सूक्ष्म तरीके से कार्य करने का कार्य कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता है।
जैसे अभी 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट प्रेजेंट हुआ, अब वो भारत की संसद से तो क्लियरफाइड हो गया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल एंगल से कौन काम करेगा? ब्यूरोक्रेसी काम करेगी। ब्यूरोक्रेसी काम करेगी। ब्यूरोक्रेसी के द्वारा यह स्पष्ट किया जाएगा किस में कितना पैसा, किस राज्य में कितनी धनराशि आवश्यक है और दी जानी है। तो यहां पे उसका कारण हम ये भी मान सकते हैं कि हमारी संसद के सदस्यों की, हम ये तो नहीं कहेंगे गलत तरीके से अक्षमता, लेकिन ये कह सकते हैं उनके पास समय नहीं है, इतना समय नहीं होता है, उन्हें अन्य कामों को देखना पड़ता, अपने क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से वह मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है संसद, वो कानून बना देती है और उसका विस्तार देने का कार्य करने वाला अभिकरण नौकरशाही है। तो संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, यह उत्तर सही नजर आ रहा है। अगला है संघीय ढांचे को सुदृढ़ बनाने वाला अभिकरण। नहीं, नौकरशाही संघीय ढांचे को सुदृढ़ नहीं बनाएगी। केंद्र की नौकरशाही अलग है, राज्यों की नौकरशाही अलग है। ऑल इंडिया सर्विस 3 है, उनका जो स्वरूप स्थापित किया गया है वो राज्यों के ऊपर स्थापित किया गया है ताकि राज्यों में किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो। अगला फिर वापस एक घुमावपूर्ण बिंदु आता है, फिर एक घुमाव वाला बिंदु आता है, अंडू वाला। वो ये कहता है कि अगर नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है, नई अखिल भारतीय सेवा बनानी, तो उसमें राज्यों का प्रभाव रहता है, क्योंकि राज्यसभा प्रस्ताव लेकर आती है तब नई अखिल भारतीय सेवा का गठन होता है। तो यहां पर संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण नहीं, यहां पे दोनों का प्रभाव है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। और यहां पे स्टेट इस संदर्भ में अधिक प्रभावशाली है कि नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करना हो। अगला है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। यह सही नजर आ रहा है, आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। एमपी एमएलए इस प्रकार से नहीं कर सकते कि वे आर्थिक वृद्धि के लिए सूक्ष्म तरीके से योजना पे काम करें, यह कार्य नौकरशाही कर सकती है। एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कई सरकारों के साथ काम करने का अनुभव होता है, कई विभागों में काम करने का अनुभव होता है, तो आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण हो सकता है ये। राजनीतिक स्थायित्व नहीं, सरकारों का तो स्वरूप 5-5 साल बदलता है, कभी कभी तो जो है बहुत कम समय में बदल जाता है, सरकार गिर जाती है, तो ये गलत नजर आ रहा है। लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। अब इन सभी बातों को, इन 1 नंबर और 3 नंबर को किसने समाहित कर लिया? 4 नंबर के पॉइंट ने, डी ने अपने अंदर समाहित कर लिया कि यहां पे व्याप्ति को विस्तार देना लोक नीति का स्वरूप है, आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाना लोक नीति का स्वरूप है। सरकार के द्वारा बनाई गई नीति को नैतिक दृष्टि से, नैतिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुंदर तरीके से, पूर्णता के साथ लागू करें और निष्पक्षता से, पारदर्शिता से यहां पे लागू किए, तो लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। यह उत्तर बिल्कुल ठीक नजर आता है, इसमें डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? विच वन इज राइट? निम्न में से कौन सी है समान सहमति पाई जाती है? दोस्तों, पहली नज़र में गांधीवाद और मार्क्सवाद कहीं न कहीं व्यापक स्तर के ऊपर हमको बिल्कुल अलग अलग विचारधारा नजर आती हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म तरीके से समझा जाए तो हम इसके एक एक बिंदु के ऊपर बात करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हैं। देखो, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना। देखो, गांधी जी का भी उद्देश्य क्या था? राज्य विहीन समाज की स्थापना। गांधी जी का उद्देश्य क्या था? राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। वो राज्य विहीन समाज की स्थापना का संदर्भ लेकिन क्या लेते हैं? आज का जो राज्य है, इस राज्य के कार्यों को समाज के द्वारा संपादित किया जाए। तो वह चाहते हैं राज्य की वर्तमान ये व्यवस्थाएं हैं, ये न हो, राज्य की जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए, और वह एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। सेम यही बात मार्क्सवाद करता है। मार्क्सवाद ने अपनी जो स्टेज बताई हैं, आदिम, सामंत, दास, पूंजीवादी, सर्वहारा का अधिनायक और राज्य विहीन समाज की स्थापना। तो यहां पर राज्य विहीन समाज का जो लक्ष्य है दोनों का है, लेकिन एक का बड़ा सात्विक है और एक का इस संदर्भ में वर्णित किया गया है कि राज्य विहीन समाज पूंजीवाद के पश्चात आएगा। ग्रामसी जैसे विचारकों ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा
ध्वस्त पूंजीवाद की राख से साम्यवाद कभी स्थापित होगा, यह कल्पना करना भी मूर्खता होगी। तो इस प्रकार से, लेकिन लक्ष्य की बात करें तो राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, दोनों का ये लक्ष्य उचित नजर आ रहा है। फिर आती है बात वर्ग संघर्ष की, यह सही नजर आ रही है। वर्ग संघर्ष, गांधी जी वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते हैं, गांधी जी वर्ग सहयोग की बात करते हैं। अगर आप धनी हैं तो उस धनराशि का प्रयोग समाज के हित में करें, ट्रस्टी के रूप में करें, आप ट्रस्टी के रूप में करें। लेकिन यहां पर यह वर्ग संघर्ष की बात करता है, दो वर्गों में टकराव की बात करता है, उनकी म्यूचुअल कनेक्टिविटी के, उनके मधुर संबंधों के बारे में कभी बात नहीं करता। एक शोषक है, एक शोषित है, एक उत्पादक है, एक मजदूर वर्ग है। तो यहाँ पे उत्पादक है, एक कंपनी का मालिक है, एक उसका मजदूर है। तो यहाँ पे वर्ग संघर्ष का स्पष्टीकरण एक सात्विक स्वरूप में नजर आ रहा है कि आप ट्रस्टी हैं। तो जमनालाल बजाज को उन्होंने क्या कहा, अपना 5वां पुत्र कहा। राजस्थान सीकर के जमनालाल बजाज को उन्होंने 5वां पुत्र कहा, क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपया तिलक कोष के अंतर्गत जमा करवाया था। तो यहाँ पे वो वर्ग सहयोग की बात करते हैं, यहाँ पे मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है। निजी संपत्ति की समाप्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी की समाप्ति, इसके संदर्भ में निजी संपत्ति की समाप्ति की अगर बात करें तो यहाँ निजी संपत्ति के संदर्भ में गांधी जी का जो ट्रस्टशिप का सिद्धांत है वह बिल्कुल स्पष्ट इस बात को वेरीफाई करता है, इस बात को पूरी तरह से क्लैरिफाइड करता है, निजी संपत्ति की समाप्ति। लेकिन उसका जो स्वरूप है वो ट्रस्टशिप के सिद्धांत के रूप में है। तो यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर भी यहाँ दोनों के बीच में सहमति नजर नहीं आ रही, दोनों का अलग अलग है। आर्थिक नियतिवाद, अगर हम बात करते आर्थिक नियतिवाद की, तो आर्थिक नियतिवाद पूरी तरह से जो मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद है वो कैपिटल पर टिका हुआ है, पूंजी पर टिका हुआ है। सामाजिक व्यवस्था में होने वाले सभी परिवर्तनों के पीछे एकमात्र तत्व काम करता है, पूंजी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक किसी व्यवस्था की बात करें वो केवल एक बिंदु के ऊपर आकर रुक जाता है और वो कहता है किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक स्वरूप काम नहीं करता, नैतिक स्वरूप काम नहीं करता। अर्थ ऐसा तत्व है जो पूरी व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर देता है। तो आर्थिक नियतिवाद पूरी तरह से बिल्कुल कैपिटल की बात करता है। लेकिन गांधी जी का जो नियतिवाद है वो बिल्कुल अलग है। उसका स्वरूप आध्यात्मिक है, उसका स्वरूप पूरी तरह से पारलौकिक है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो प्रकृति है वह पूरी तरह से पारलौकिक है। वह कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। प्रकृति भले उसको भिन्न भिन्न रूपों में पैदा करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो ये आर्थिक नियतिवाद, इस बिंदु के ऊपर भी कहीं पर हमको समानता नजर नहीं आ रही है। तो दोनों का जो अंतिम लक्ष्य है वह राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है। तो ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आता है दोस्तों, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को, जहां मूल ढांचा शब्द आए वहां आपके तुरंत दिमाग में 1973 आना चाहिए। मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया ही 1973 की केशवानंद भारती के मामले में। तो भारत का संविधान तो इसकी बात करता ही नहीं है। भारत का संविधान इसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं करता है, संविधान में नहीं है। केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत ही आया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संविधान को फिर से नहीं लिख सकती, रीबिल्डिंग वर्क नहीं कर सकती, पुनः लिखने का कार्य नहीं कर सकती। तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे में संविधान नहीं करता। तो यह कथन दोस्तों गलत नजर आ रहा है, दिस इज नॉट राइट। अगला है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। यस, ये बात सही है, न्यायिक पुनरावलोकन की वह व्यवस्था करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 में बात लिखी हुई है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां, पश्चात की विधियां, वो पूरा विस्तार है। आर्टिकल 13 के सब क्लोज में पूरा विस्तार वर्णित किया गया है। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न आ चुका है किसी एग्जाम में कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग संविधान में कहां पर हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यह प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायिक पुनरावलोकन है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है 1803 में
मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में अमेरिका से आया था और न्यायमूर्ति कौन थे? मार्शल। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून यदि संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं तो न्यायपालिका उन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से गलत ठहराती है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल ठीक है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और आदर्श जिन पर संविधान टिका हुआ है उनकी रक्षा के लिए अगर ये संस्थाएं विपरीत तरीके से कार्य करती हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें केवल 2 सही है, ये उत्तर सही है। दोस्तों, मेरा एक ये छोटा सा प्रयास था कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटिकल साइंस के या संविधान के जो प्रश्न आए उनकी मैं अपने तरीके से आपको समझाने की, व्याख्या करने की कोशिश करूं ताकि आपकी समझ का विकास हो सके। यह तथ्य केवल हमारे जो है विश्लेषण पर आधारित हैं। अंतिम की जो मानी जाएगी वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ही मानी जाएगी। हम यहाँ पे केवल व्याख्या करने के लिए, आपके सहयोग के लिए मैंने ऐसा करने का प्रयास किया है। ये मैंने आपके सामने संभावित उत्तर प्रस्तुत किए हैं और जो तथ्य मैंने प्रस्तुत किए हैं वो तथ्य कहीं न कहीं किसी मैगजीन, किसी समाचार पत्र या हमारे संविधान की मूल संविधान की प्रति, इनके ऊपर आधारित हैं। थैंक यू दोस्तों।